नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है विंसर ईयरबुक 2026 सीरीज। जैसा आप जानते हैं, इसमें हमने करंट अफेयर को कवर किया और उत्तराखंड के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इसमें दिए गए हैं उनमें से सिलेक्टिव क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ना सिर्फ इन क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं बल्कि पूरी डिटेल के साथ, पूरे फैक्ट के साथ हम इनको कवर कर रहे हैं, जिससे आपके जो कॉन्सेप्ट हैं, जो आपकी पूरा कंफ्यूजन है, वो यहीं पर क्लियर हो जाए। ये हमारी विंसर ईयर 2026 की 8वीं क्लास हम यहाँ पे कवर करेंगे। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, राज्य में स्थापित विभिन्न आयोगों की स्थापना के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। उत्तराखंड में जो अलग अलग आयोग हैं उनमें से 4 आयोग के नाम दिए गए हैं। इनकी स्थापना के संदर्भ में सही विकल्प आपने बताना है। जो उत्तराखंड का पलायन आयोग है, क्या इसे 2017 में बनाया गया था? पहला आपका बिल्कुल सही है। जो पलायन आयोग है इसे अगस्त 2017 में बनाया गया था। पौड़ी में इसका मुख्यालय था। किसान आयोग, क्या यह 2016 में बना? यह आपका बिल्कुल सही है। अक्टूबर 2016 में इसका गठन किया गया। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, क्या ये 2004 में बना था? ये वाला आपका गलत हो जाएगा। उत्तराखंड के अंदर जो अन्य वर्ग, जो पिछड़ा वर्ग आयोग बना था, ये मई 2003 में बना था, 27 मई 2003। तो 2004 नहीं होगा, 3 गलत है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UKSSC, क्या यह 2014 में बना? तो इसकी डेट सही पूछी जाती है, 17 सितंबर 2014 को यह बना था। आपको पूछा है कौन कौन से सही हैं, तो पहला, दूसरा और चौथा, ये वाला आपका सही है, बाकी गलत है। उत्तराखंड में कुछ और इंपॉर्टेंट आयोग जिनके वर्ष पूछे जाते हैं, जैसे राज्य सूचना आयोग, वो कब बना? राज्य सूचना आयोग 2005 में बना। राज्य महिला आयोग कब बना? वो भी 2005 में बना। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग UKPSC 2001 में बना। इसके अलावा राज्य मानव अधिकार आयोग 2011 में बना, 2013 से काम कर रहा है। ठीक है। विदेशियों के यात्रा वृतांत से संबंधित सही कूट का चयन करें। उत्तराखंड में प्राचीन काल में कई सारे विदेशी यहाँ पर आए और अपने यात्रा वृतांतों को उन्होंने लिखा। तो ये विदेशी किस किस वर्ष में आए हैं वो आपने मिलान यहाँ पे करना है। जो अंतोनियो दे अंद्रादे था, क्या ये 1624 में आया था? यहाँ पे गलत हो जाएगा। जो अंद्रादे था यह 1624 में आया था, ना कि 1626 में। मूरक्राफ्ट की बात करें तो मूरक्राफ्ट कब गया परमार राजाओं के दरबार में? यह 1820 में गया था। हार्डविक 1796 में यहां पर आया था सर्वे करने के लिए। रैपर 1808 में से भेजा गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो केवल पहला वाला गलत है, दूसरा, तीसरा, चौथा आपके सुमेलित यहां पर सही है। टिहरी जल विद्युत परियोजना के लिए कौन सा विकल्प मेल नहीं खा रहा है? टिहरी जल विद्युत परियोजना यानी टिहरी बांध को लेकर के 4 स्टेटमेंट देखिए। पहला, इसका डिजाइन जेम्स ब्रून ने किया था, क्या ये सही है? पहला आपका बिल्कुल सही है। टिहरी बांध का जो डिजाइन है इसे जेम्स ब्रून के द्वारा बनाया गया था। ठीक है। इसके निर्माण में रूस ने सहयोग किया था, क्या ये सही है? ये भी सही है। इसके लिए रूस के साथ 1986 में समझौता होता है। जब टिहरी बांध को योजना आयोग की मंजूरी मिली थी, योजना आयोग की मंजूरी इसे 1972 में मिली थी। तब टिहरी बांध की जो योजना थी वो 600 मेगावाट की योजना थी। ठीक है। इसके बाद 1978 में टिहरी बांध का काम शुरू होता है। यहाँ पे इसका काम शुरू हो जाता है। अभी भी ये 600 मेगावाट की परियोजना थी। इसके बाद 1986 में रूस के, यानी उस समय जो सोवियत संघ था, उसके राष्ट्रपति भारत आते हैं, मिखाइल गोर्बाचोव, और उनके साथ समझौता होता है और ये 600 मेगावाट की योजना बन जाती है 2400 मेगावाट की। तो ये रूस के सहयोग के बाद हुआ था, रूस से समझौता के बाद हुआ था। ठीक है, ये सही है। बांध विरोधी समिति का गठन 1988 में किया गया, क्या ये सही है? ये वाला आपका गलत है। बांध विरोधी समिति बनी थी जब टिहरी बांध का काम शुरू हुआ। टिहरी बांध का काम 1978 में होता है शुरू, और 1978 में ही विद्यासागर नौटियाल की अध्यक्षता में टिहरी बांध विरोधी समिति को बनाया जाता है। तो ये 88 में नहीं, 78 में बनी थी। ठीक है। इसे राष्ट्र का गांव की संज्ञा दी गई है, ये भी सही है।
टिहरी बांध का से जो यहाँ पे जलाशय बना है इसे राष्ट्र का गांव भी कहते हैं। इसका जो आधिकारिक नाम है वो स्वामी रामतीर्थ सागर है और इसका जो स्थानीय नाम है वह सुमन सागर है। इसको भी याद रखना है। टिहरी बांध का पहला चरण कब शुरू हुआ था? तो 30 जुलाई 2006 को इसका पहला चरण शुरू हुआ था। ठीक है। अगला, संपूर्ण उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का पहला प्रयास किसने किया था? तो पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का जो पहला प्रयास किया था हमारे इतिहास में वो ईष्टगण देव ने किया था। ईष्टगण देव कत्तूरी राजा था, कार्तिकेयपुर राजा था, काफी फेमस राजा था। कार्तिकेयपुर राज में जो दूसरा वंश आया था निम्बर वंश का संस्थापक निम्बर देव था। इसी निम्बर देव के पुत्र का नाम था ईष्टगण देव और इसी ने सबसे पहले उत्तराखंड को यानी कुमाऊं और गढ़वाल को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। ये दोनों जगहों पर एक केंद्रीकृत सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया। सबसे पहले किसने स्थापित करा? पूरे गढ़वाल का एकीकरण किसने किया? अगर गढ़वाल का एकीकरण पूछेगा तो अजयपाल होगा। अजयपाल के काल में गढ़वाल 52 गढ़ों में बटा हुआ था। अजयपाल इनको एक एक करके जीतता है और 52 गढ़ों का एकीकरण करके गढ़वाल राज्य बनाता है। ठीक है। पूरे उत्तराखंड को पूछा गया है तो ईष्टगण देव हमारा उत्तर होगा। उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई ड्रैगन मिशन 2025 को किस योजना के अंतर्गत लागू किया गया है? तो देखिए, उत्तराखंड सरकार ने एक नई योजना शुरू करी, ड्रैगन मिशन 2025। ड्रैगन मिशन 2025 को दिसंबर 2025 में शुरू किया गया है। 3 वर्षों के लिए इसे शुरू किया गया है, 2025 से 2028 तक ये यहाँ पे लागू रहेगा। इसके तहत क्या किया जाएगा? इसे किस योजना के अंतर्गत लागू किया गया है? बेसिकली योजना नहीं, एक मिशन है जिसे एक योजना के अंतर्गत शुरू किया गया है। वो योजना कौन सी है? ये योजना है मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। इस योजना के तहत ड्रैगन फ्रूट के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि उत्तराखंड में ड्रैगन फ्रूट का जो उत्पादन है उसे 5 गुना किया जाए अगले 3 वर्षों में। ठीक है। तो इस मिशन को किस योजना के अंतर्गत शुरू किया गया है? तो मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू होने के दौरान राज्यपाल कौन थे? अभी तक पिछले 26 वर्षों में जब से उत्तराखंड बना है, उत्तराखंड में केवल एक बार राष्ट्रपति शासन लगा है। इसकी डेट पूछी जाती है, कब से ये लगा था? ये लगा था आपका 27 मार्च 2016 को। और कब तक लगा था? तो 11 मई 2016। 46 दिन का राष्ट्रपति शासन ये उस समय लगा था। जब ये राष्ट्रपति शासन लगा उस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत थे और यहाँ के राज्यपाल कृष्णकांत पॉल, जिनको के पॉल कहते हैं, ये यहाँ के राज्यपाल थे। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। जो के पॉल थे ये उत्तराखंड के 6ठे राज्यपाल थे। 2015 से 2018 के दौरान ये उत्तराखंड के राज्यपाल रहे। उत्तराखंड गौ सेवा आयोग का गठन कब हुआ? तो देखिए, उत्तराखंड गौ सेवा आयोग गौवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए इसे बनाया गया था। इसे 2010 में बनाया गया था। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। इसका जो हेडक्वार्टर है यह देहरादून में है और इसको किस अधिनियम के माध्यम से स्थापित किया गया है? तो उत्तराखंड गौवंश संरक्षण अधिनियम 2007 में अधिनियम आया था, उसके माध्यम से उत्तराखंड गौ सेवा आयोग बनाया गया है। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं राजेंद्र अर्थवाल, वो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है। नदियों के प्राचीन नामों के संदर्भ में सही विकल्प नहीं है। एक तरफ नदियों के नाम है, दूसरी तरफ उनके प्राचीन नाम है। देखिए, दाबका नदी, क्या इसका प्राचीन नाम देवकी था? पहला बिल्कुल सही है। नैनीताल की एक काफी प्रमुख नदी है, यहाँ दाबका नदी देवकी नाम से जानी जाती थी। पश्चिमी रामगंगा, क्या यह रथवाहिनी के नाम से जानी जाती थी? ये भी सही है। पश्चिमी रामगंगा को पहले रथवाहिनी के नाम से जाना जाता था। पन्नार नदी, क्या यह पद्मपर्णा के नाम से जानी जाती है? देखिए, पद्मपर्णा जो नाम है यह पुष्पभद्रा नदी का नाम है। पुष्पभद्रा नदी यानी जो गौला नदी का ही नाम है एक पुष्पभद्रा। कुछ जगहों पर यह भी दिया है कि गौला से साथ संगम करती है, गौला की एक सहायक नदी है पुष्पभद्रा। कुछ जगहों पर दिया है गौला का ही प्राचीन नाम था पुष्पभद्रा। इसे पद्मपर्णा के नाम से भी जाना जाता था। तो ये वाला आपका गलत है। एक चीज ध्यान रखना, ये नदी जो है यह पुष्पभद्रा नदी है जो आपके नैनीताल और रानीखेत के आसपास के इलाके में बहती है।
रानीखेत के पास एक छोटी सी धारा के रूप में यह बहती है, जिसको वहां पर पुष्पभद्रा या पद्मपर्णा कहा गया है। ठीक है, गौला की ही धारा इसको माना जाता है। दूसरी एक और है इसी नाम से या इसी से मिलता जुलता नाम है पुष्पावती। वो नदी फूलों की घाटी के मध्य से बहती है, वो नदी अलग है। ठीक है, वो पुष्पावती है, ये पुष्पभद्रा है। तो सी वाला आपका गलत है। अलकनंदा का नाम हिरण्यवती था, ये भी सही है। इंद्रमणि बडोनी केदार नृत्य को 26 जनवरी को प्रधानमंत्री नेहरू के समय प्रस्तुत करते हैं। समक्ष इसको करना, जिसमें ढोल वादक शिवजनी भी शामिल थे। यह प्रस्तुति कब हुई थी? आप सभी जानते हैं, कई बार यह सवाल आया है कि जो इंद्रमणि बडोनी थे, उत्तराखंड का गांधी इनको कहा जाता है, यह किस नृत्य में पारंगत थे? तो ये केदार नृत्य, जिसे मंडाण नृत्य भी कहते हैं, इसमें पारंगत थे। इन्होंने 26 जनवरी को उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने इस नृत्य को प्रस्तुत किया था। उसमें इनके साथ जो प्रसिद्ध ढोल वादक थे शिवजनी, वो भी शामिल थे। सवाल बस इतना यह है कि वह प्रस्तुति किस वर्ष में हुई थी 26 जनवरी को? यह हुआ था 1956 में। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहां पर इन्होंने यह जो चौफला केदार नृत्य है इसको किया था। इस नृत्य को देख के और बडोनी जी के नृत्य को देख करके नेहरू काफी ज्यादा प्रभावित इनसे हुए थे। ठीक है, जो ये केदार नृत्य है इसे पांडव नृत्य का ही एक हिस्सा माना जाता है। ठीक है, राज्य सरकार ने कुक्कुट विकास नीति 2025 को मंजूरी प्रदान की है। इस नीति के अनुसार पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। कई बार हमने इसको देखा है, उत्तराखंड सरकार ने कुक्कुट विकास नीति 2025 जो पोल्ट्री डेवलपमेंट पॉलिसी है इसको यहाँ पर अनुमति दी है और इसके लिए उन्होंने कहा है कि हम पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में सब्सिडियां लोगों को देंगे। पर्वतीय इलाकों में जो सब्सिडी है वो लागत का 40% मिलेगी और मैदानी इलाकों में सब्सिडी लागत की 30% मिलेगी, यानी 40 और 30। पर्वतीय इलाकों में 40, मैदानी इलाकों में 30। यही ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। इनमें से किसे नवंबर 2025 में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो देखिए, जीआई टैग इनमें से किन दो उत्पादों को या किन जो दो चीजों को मिला है? ये मिला है बेड़ू को और ये मिला है बद्री गाय के घी को। इनको, ये उत्तराखंड के काफी फेमस प्रोडक्ट हैं और इनको 12 नवंबर 2025 को यहां जीआई टैग प्रदान किया गया। तो ये दोनों प्रोडक्ट आपने ध्यान रखने हैं। लोकसभा में उत्तराखंड राज्य निर्माण संबंधी विधेयक को कब पेश किया गया था? तो देखिए, उत्तराखंड राज्य निर्माण संबंधी विधेयक जो है ये लोकसभा में कब आया? ये आया था 27 जुलाई 2000 को। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। सवाल डेट्स को लेकर पूछे जाते हैं, तो आपने कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को याद करना है। एक डेट है 27 जुलाई को, दूसरी डेट आपने याद करनी है 1 अगस्त को, तीसरी डेट आपने याद करनी है 10 अगस्त को और चौथी डेट याद करनी है 28 अगस्त को। 27 जुलाई को इसे लोकसभा में पेश किया गया था। 1 अगस्त को ये लोकसभा से पारित हो गया। राज्यसभा से ये 10 अगस्त को पारित हुआ और फिर राष्ट्रपति KR नारायण ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए 28 अगस्त को। तो सही आंसर है ऑप्शन डी और ये जो टाइमलाइन है ये आपको पता होनी चाहिए। अल्मोड़ा अखबार के संपादकों में शामिल नहीं थे। अल्मोड़ा अखबार उत्तराखंड का एक काफी फेमस अखबार था। इसे 1871 में इसकी शुरुआत होती है और 1918 तक चलता है। इसके संपादकों को लेकर के सवाल बनता है। इसके जो पहले संपादक थे उनका नाम था बुद्धि बल्लभ पंत। बुद्धि बल्लभ पंत के बाद इसके संपादक बनते हैं इम्तियाज अली। इम्तियाज अली के बाद जीवानंद जोशी इसके संपादक बनते हैं। इसके बाद सनानंद सनवाल इसके संपादक बनते हैं। फिर बनते हैं विष्णु दत्त जोशी। विष्णु दत्त जोशी इसके संपादक बनते हैं और उनके बाद इसके आखिरी संपादक बनते हैं बद्री दत्त पांडे। तो यहां पर बुद्धि बल्लभ पंत हैं, इम्तियाज अली हैं, जीवानंद जोशी हैं, ये सब यहाँ पे संपादक बने थे। बद्रीदत्त जोशी इसके संपादक नहीं थे, बद्रीदत्त पांडे थे। ठीक है, उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में सही विकल्प नहीं है। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? देखिए, राज्य का देशांतरीय विस्तार 3 डिग्री 28 मिनट है, क्या ये सही है? उत्तराखंड का जो देशांतरीय विस्तार है वो 3 डिग्री 28 मिनट है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर हम टोटल इसके फैलाव को देखें तो यह ईस्ट में फैला है, देशांतर में 77 डिग्री 34 मिनट से लेकर 81 डिग्री 02 मिनट तक ईस्ट में। ठीक है, इन्हीं दोनों का माइनस करोगे तो आपको ये नंबर मिल जाएगा।
राज्य का अक्षांश 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट नॉर्थ है। क्या ये सही है? ये भी सही है। ये उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार। ठीक है। उत्तराखंड की चौड़ाई 358 किलोमीटर है। ये वाला गलत हो जाएगा। उत्तराखंड की जो चौड़ाई है वो 320 किलोमीटर है। चौड़ाई यानी उत्तराखंड का जो उत्तर से दक्षिण का जो पूरा फैलाव है वो 320 किलोमीटर है और जो इसकी लंबाई है वो 358 है, चौड़ाई 320। उत्तराखंड की उत्तरकाशी की सीमा शिमला से लगती है। उत्तरकाशी हिमाचल के 2 जिलों से लगता है, शिमला और किन्नौर। ठीक है। यह एक पुरुष प्रधान गीत है जिसे स्त्रियां नहीं गाती हैं। तो वह कौन सा गीत है जो पुरुष प्रधान है जिसको स्त्रियां नहीं गाती? यह है हमारा ठुलखेल गीत। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। ठुलखेल गीत की बात करते हैं। उत्तराखंड का खासकर कुमाऊं का एक काफी फेमस गीत है। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर इसे पुरुषों के द्वारा किया जाता है, गाया जाता है और इसमें रामकृष्ण संबंधी प्रसंग भी गाए जाते हैं। ठीक है। ठुलखेल गीत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कुमाऊं में पुरुषों द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर गाया जाता है, बिल्कुल सही है। ठुलखेल गीत के मुख्य गायक को बखड़निया कहते हैं, ये भी सही है। ठुलखेल गीत रामायण की कथा पर आधारित होते हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठुलखेल गीत केवल पुरुषों के द्वारा गाए जाते हैं, पुरुषों के द्वारा इनको किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। इसमें जो मुख्य गायक होता है इसे बखड़निया कहते हैं और यह रामायण की कथा या रामायण के प्रसंगों पर चलता है। ठीक है। तो यहां पर पूछा है कौन सा सही है, तीनों आपके सही होंगे। राज्य में लगने वाले मेलों के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। अब कुछ इंपॉर्टेंट मेले हैं और लोकेशन आपको मिलान करनी है, कौन सा सही है। जो घनलेख मेला है, क्या यह डीडी हाट में लगता है? घनलेख मेला पिथौरागढ़ के डीडी हाट में लगता है, काफी फेमस मेला है। रामबाग का मेला, क्या यह दिनेशपुर में लगता है? देखिए, रामबाग का जो मेला है यह दिनेशपुर यानी जो उधम सिंह नगर में गदरपुर के पास है वहां लगता है, तो ये भी सही है आपका। नेथड़ा का मेला, यह गेवाड़ घाटी में लगता है। गेवाड़ घाटी अल्मोड़ा में आपके जो चौकुटिया वाला इलाका है उसके आसपास पड़ती है, यहीं पर यह एक प्रसिद्ध मेला है नेथड़ा का मेला, ये लगता है। नेथड़ा देवी मंदिर भी वहां पर स्थित है। पांचाली मेला, क्या यह गैरसैंण में लगता है? तो यह चमोली गैरसैंण में लगता है, ये वाला सही है। तो सभी कथन आपके सही होंगे, सभी मेले यहां पर सही हैं। उत्तराखंड राज्य गठन के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना अस्तित्व में थी? उत्तराखंड राज्य का गठन होता है 9 नवंबर 2000 को। उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? उस समय 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। 9 नवंबर को ही उत्तराखंड बना और 9वां पंचवर्षीय प्लान जो था, 5 ईयर प्लान जो था, वो उस समय चल रहा था। जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी इसकी शुरुआत 1997 में होती है और 2002 तक ये चली थी। 2002 से 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना चलती है। 2007 से 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना चली और 2012 से 2017 तक आखिरी पंचवर्षीय योजना जो 12वीं थी वो चली थी। ठीक है। राज्य में पर्वत चोटियों को सही आरोही क्रम में लगाएं, यानी बढ़ते हुए क्रम में, यानी इनमें जिसकी ऊंचाई सबसे कम है उसको सबसे पहले रखना है। अगर हम नंदा देवी पूर्वी की बात करते हैं, इसकी ऊंचाई 7434 मीटर है। सतोपंथ की बात करते हैं तो 7075 मीटर है। गंधमाधन की बात करते हैं 6984 और जेलंग पर्वत शिखर की बात करें उत्तरकाशी में है 5871। तो जो सबसे कम है उसको सबसे पहले रखना है। सबसे कम है जेलंग का यानी कि 4, इसके बाद आता है गंधमाधन का यानी कि 3, इसके बाद है सतोपंथ यानी कि 2 और फिर अंत में नंदा देवी पूर्वी यानी कि 1। 4, 3, 2, 1 हमारा आंसर है जो यहां पर है। जो उत्तराखंड की इंपॉर्टेंट पर्वत चोटियां हैं, खासकर जो काफ़ी फेमस हैं और खासकर जो टॉप 10 में आती हैं, उनके आपने हाइट भी याद करनी है। कई बार डायरेक्ट पेपर में हाइट पूछी गई है। उत्तराखंड की जो सबसे ऊंची चोटी है वो नंदा देवी पश्चिमी है, चमोली में पड़ती है। 7817 मीटर उसकी कुल ऊंचाई है। उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी चमोली में है जो है कामेट शिखर, 7756 मीटर उसकी ऊंचाई है। उत्तराखंड की तीसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी पूर्वी है, यह चमोली और पिथौरागढ़ में है 7434 मीटर के साथ। ये टॉप 3 है, बाकी भी कई बार पेपर में आई हैं, चाहे वो चौखंबा शिखर हो 7138, पंचाचूली 2 से 3 बार पूछी गई है, पिथौरागढ़ में है 6904 मीटर। ठीक है, इनको ध्यान रखना है।
तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे देखा। हमने इन क्वेश्चन को पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे करने का प्रयास किया और सिंपल और सरल लैंग्वेज में इनको एक्सप्लेन करके हमने इनको याद करने का भी प्रयास किया, जिससे आपकी प्रैक्टिस और आपका रिवीजन साथ साथ में होता रहे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।